इमरान भाई, गाड़ी रोको। खुदा के लिए गाड़ी रोको। अभी रोको। आसिफ की वो चीख, दोस्तों, मैं आज भी जब वो आवाज़ याद करता हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है। वो कोई ऐसी चीख नहीं थी जो इंसान आम तौर पर डर कर निकालता है। वो एक ऐसी दर्दनाक चीख थी जैसे किसी ने इसके गले पर ठंडा चाकू रख दिया हो। मैंने इमरजेंसी ब्रेक पर पूरा वज़न डाल दिया। हमारी एम्बुलेंस के टायरों ने इस सुनसान पहाड़ी रास्ते की खामोशी को इतनी बुरी तरह चीरा कि इनकी रगड़ की आवाज़ दूर तक पहाड़ों में गूंजती रही। गाड़ी किसी जख्मी परिंदे की तरह हिचकोले खाती हुई रुक गई। साइड मिरर में मैंने देखा कि आसिफ पागलों की तरह बाहर निकलकर इस ठठरती हुई सर्दी में खड़ा हाँफ रहा था। इसका चेहरा किसी सफ़ेद कागज़ की तरह बेरंग हो चुका था और आंखें हैरत और दहशत से पथरा चुकी थी। वो बार बार गाड़ी के पिछले हिस्से की तरफ इशारा कर रहा था, मगर इसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। लेकिन असली क़यामत तो गाड़ी के अंदर स्ट्रेचर पर बैठी थी। वो मरीज़ जो कुछ देर पहले मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में बिल्कुल बेजान पड़ा था, अब अकड़ा कर बिल्कुल सीधा बैठ चुका था। इसका चेहरा वो किसी इंसान का नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा था जैसे इसने दोज़ख का मंजर देख लिया हो। इसने अपना मुंह खोला, कोई अल्फाज नहीं निकल रहा था, मगर एम्बुलेंस के अंदर का दर्जा हरारत बर्फ़ से भी नीचे गिर गया था। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की ये खौफनाक दास्तान इमरान भाई ने एबटाबाद से भेजी है। इमरान भाई बरसों से इमरजेंसी सर्विसेज में ड्राइवर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। वो लिखते हैं कि ये वाक़या 2019 का है और इस खौफ को इन्होंने आज तक अपने सीने में दफन कर रखा था, मगर अब लगता है कि कुछ राज फाश करना ज़रूरी है, इसलिए कि जो लोग रात को इन पहाड़ी रास्तों पर सफ़र करते हैं, इन्हें पता होना चाहिए कि ये रास्ते कुछ ऐसी बलाओं का ठिकाना है जिन्हें हम समझते नहीं। तो चलिए दोस्तों, इमरान भाई की ये आप बीती शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं कहानी के आगाज़ पर जाऊं, आपको आसिफ के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। आसिफ कोई आम इमरजेंसी वर्कर नहीं था। 15 साल, जी हाँ, पूरे 15 साल इसने मौत के खेल को बहुत करीब से देखा था। इसने वो एक्सीडेंट सीन्स हैंडल किए थे जहां गाड़ियों के ढेर में दबे हुए लोगों के जिस्म पहचान में नहीं आते थे। मैंने इसे इन अंधेरी रातों में काम करते देखा था, जहां चारों तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा होता था और लोग डर के मारे गाड़ी से बाहर नहीं निकलते थे। एक वाक़या मुझे आज भी याद है, जब नारान के पास एक बस खाई में गिरी थी। आसिफ ने पूरी रात बर्फ़बारी में इन ज़ख्मियों को निकाला था, जिनकी हालत देखकर नए लड़कों को कै आ रही थी। इसका दिल चट्टान जैसा था। एक बार इसने एक आदमी की कटी हुई नस को अपने हाथ से 40 मिनट तक दबाए रखा था, जब तक हम हॉस्पिटल नहीं पहुंच गए थे। डॉक्टर ने कहा था, आसिफ, तुम्हारे हाथ फरिश्तों जैसे हैं। वो 15 सालों में एक बार भी नहीं कांपा था, मगर इस रात इसकी चीख ने मेरा दिल चीर दिया था। वाक़या दिसंबर 2019 का है। एबटाबाद में सर्दी की ऐसी लहर थी कि स्टेशन के बाहर रखा हुआ पानी बर्फ़ बन चुका था। हमारी ड्यूटी रात की थी।
सर्दी से हड्डियों में सुइयां चुभ रही थी। मैं और आसिफ भाई स्टेशन के एक पुराने से कमरे में बैठे हीटर के करीब होने की कोशिश कर रहे थे। हमारे हाथ में चाय के कप थे, जिनसे निकलता धुआं फिजा में फौरन गायब हो जाता। हम दोनों खामोश थे। रात की ड्यूटी में हमारी ये आदत बन चुकी थी। आसिफ भाई अपने फ़ोन पर शायद अपने बच्चों की तस्वीरें देख रहे थे और मैं बाहर गुजरती हुई मध्यम धुंध को देख रहा था। एबटाबाद की वो रात आम रातों से ज़्यादा भारी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि बाहर का सन्नाटा हमारी खामोशी को निगल लेना चाहता है। रात के ठीक 2:15 बज रहे थे जब डिस्पैच रेडियो पर खड़खड़ाहट शुरू हुई। कॉल बहुत कटकटा कर आ रही थी, जैसे सिग्नल किसी गहरी जगह से आ रही हो। डिस्पैचर की आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट थी। इसने बताया, बाबू सर टॉप से थोड़ा नीचे लुलू सर लेक के करीब एक इमरजेंसी कॉल रिसीव हुई है। किसी ने बहुत मुश्किल से बताया कि एक शख्स रोड पर गिरा हुआ है और इसकी हालत नाजुक है। मैंने आसिफ भाई की तरफ देखा। बाबू सर का रास्ता सर्दियों में बंद हो जाता है, मगर इस साल बर्फ़बारी देर से शुरू हुई, इसलिए रास्ता खुला था। मगर वो रास्ता इस वक्त मौत की वादी से कम नहीं था। आसिफ ने अपना चाय का कप एक तरफ रखा और थोड़ा रुक कर बोला, इमरान, इस वक्त वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। वो मोड़ बहुत बदनाम है। मैंने पूछा, कौन सा मोड़ भाई? उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, वही जहाँ से कोई मुसाफिर वापस नहीं आता। मगर ड्यूटी तो ड्यूटी थी। हमने एम्बुलेंस स्टार्ट की और रात के अंधेरे में निकल पड़े। नारान से निकलते ही दुनिया बदल गई। रोड पर हमारी हेडलाइट्स की 2 रोशनियों के अलावा सिर्फ स्याह अंधेरा था। पहाड़ किसी पुरानी मखलूक की तरह सड़क पर साए किए खड़े था। ऐसा लग रहा था कि हम किसी ऐसी जगह दाखिल हो रहे हैं जहां जिंदा लोगों को जाना मना है। रास्ते में एक पुराना चेक पोस्ट आया जो अरसा दराज से बंद पड़ा था। वहाँ मैंने एक अजीब मंजर देखा। एक कुत्ता सर्दी में थरथराता हुआ ऊपर पहाड़ी की तरफ देखकर अजीब दर्दनाक आवाज़ में रो रहा था। वो रोना ऐसा था जैसे कोई इंसान तकलीफ़ में चिल्ला रहा हो। मैंने मिरर में देखा कि जैसे ही हमारी एम्बुलेंस गुजरी, वो कुत्ता चुप हो गया और हमारी गाड़ी को घूरने लगा। तकरीबन 1 घंटे के मुश्किल तरीन सफ़र के बाद हम लुलू सर लेक के पास उस मखसूस मोड़ पर पहुँचे। वो मंज़र दोस्तों मैं कभी नहीं भूल सकता। लेक का पानी रात के अंधेरे में किसी काले तेल की तरह लग रहा था। रोड के बिल्कुल किनारे जहाँ खाई शुरू होती है, वहाँ एक शख्स गिरा हुआ था। मैंने हेडलाइट्स वहाँ फिक्स की। वो एक मर्द था, कपड़ों में लिपटा हुआ। इसका जिस्म नीला पड़ चुका था। अजीब बात यह थी कि इतनी कहरनाक सर्दी में इसने सिर्फ एक फटी हुई पुरानी कमीज़ पहनी हुई थी। जब हमने इसे स्ट्रेचर पर रखने के लिए उठाया तो मेरी उंगलियां इसकी जिल्द में लगी। इसका जिस्म बिल्कुल बर्फ़ बना हुआ था। इसके जिस्म से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे मिट्टी और सड़े हुए गोश्त की स्मेल। आसिफ ने इसकी नब्ज़ चेक की। मैंने देखा कि आसिफ के हाथ पूरी तरह कांप रहे थे। इसने आहिस्ता से कहा, इमरान, इसकी नब्ज़ तो मिल ही नहीं रही, मगर ये सांस ले रहा है। मैंने गौर से देखा, इसके सीने से एक भारी और गरगराती हुई सांस की आवाज़ आ रही थी, जो माहौल को मज़ीद खौफनाक बना रही थी। हमने इसे जल्दी से पीछे एम्बुलेंस में लिटा दिया। आसिफ ने मरीज़ का मुंह ढकने के लिए कपड़ा उठाया, मगर अचानक वो रुक गया। इसके चेहरे पर ऐसी दहशत थी कि वो बोल नहीं सका। इसने बगैर कुछ कहे पीछे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया
और भागते हुए आगे मेरे बराबर सीट पर आकर बैठ गया। मैंने हैरत से पूछा, आसिफ भाई, आप पीछे मरीज के पास नहीं बैठेंगे? ये तो हमारा प्रोटोकॉल है। आसिफ ने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा। इसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। इसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, इमरान, वो मरीज नहीं है, खुदा का वास्ता है, गाड़ी मोड़ो और यहाँ से भागो और पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। मैंने डर के मारे गाड़ी मोड़ी, मगर मिरर में मेरी नज़र पीछे वाले हिस्से की तरफ चली गई और जो मैंने देखा इसने मेरी रूह फना कर दी। मैंने डर के मारे एम्बुलेंस का गियर बदला और एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। लुलूसर लेक का वो मनहूस किनारा हमारी हेडलाइट से दूर होने लगा, मगर मेरे अंदर का खौफ बढ़ता जा रहा था। आसिफ भाई सीट से चिपक कर बैठे थे। इनका एक हाथ डैशबोर्ड पर था और दूसरा हाथ मुसलसल तस्बीह पर चल रहा था। इनकी सांसें इतनी तेज थीं कि इंजन की आवाज़ में भी साफ सुनाई दे रही थी। आसिफ भाई, आपने पीछे क्या देखा? मैंने हिम्मत करके पूछा। मेरी अपनी आवाज़ मुझे किसी अनजान शख्स की लग रही थी। आसिफ भाई ने मेरी तरफ नहीं देखा। इनकी नज़रें सामने सड़क पर जमी थीं, जैसे वो डर रहे हों कि अगर उन्होंने पीछे देखा तो वो पागल हो जाएंगे। उन्होंने आहिस्ता से कहा, इमरान, मैंने इसकी आंखें देखी हैं। वो आंखें नहीं थीं, वो मौत का दरवाज़ा था और उसके जिस्म पर जो ज़ख्म थे वो किसी एक्सीडेंट के नहीं बल्कि सदियों पुरानी मिट्टी और गले हुए गोश्त के थे। वो इंसान नहीं है इमरान, वो हमें शहर ले जाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अभी हम बाबू सर की इन तंग गलियों और मोड़ों से गुजर ही रहे थे कि अचानक एम्बुलेंस का हीटर खुद ब खुद बंद हो गया। अगले ही पल गाड़ी के अंदर का दर्जा हरारत इतना गिर गया कि हमारे मुंह से निकलने वाला धुआं फिज़ा में जमने लगा। इतनी सर्दी कि जिस्म सुन्न हो जाए। तभी रेडियो में खड़खड़ाहट शुरू हुई। मैंने रेडियो बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर जो मैंने देखा इसने मेरे खून को बर्फ़ कर दिया। रेडियो का बटन पहले ही ऑफ था, मगर इसके बावजूद इसमें से आवाज़ आ रही थी। शुरू में लगा जैसे कोई रो रहा है, एक धीमी सिसकती हुई आवाज़, फिर वो आवाज़ भारी होने लगी। मुझे शहर जाना है, मुझे मेरे घर छोड़ आओ। वो आवाज़ रेडियो से निकलकर पूरी एम्बुलेंस में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे कानों के बिल्कुल करीब खड़ा फुसफुसा रहा हो। मैंने रेडियो का वायर निकालने की कोशिश की, मगर वो वायर मेरे हाथ में ही टूट गया और आवाज़ बंद होने के बजाय एक खौफनाक कहके में बदल गई। वो कहका किसी इंसान का नहीं था, वो लोहे की रगड़ जैसा भयानक था। मैंने हिम्मत जमाई और पीछे वाले कैबिन का छोटा सा शीशा देखा। दोस्तों, इस लम्हे जो मैंने देखा वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक मंजर था। वो मरीज़ स्ट्रेचर पर नहीं था, वो सीट के बिल्कुल पीछे मेरे और आसिफ भाई के दरमियान जो पार्टीशन होता है वहाँ खड़ा था। इसका चेहरा मिरर में धुंधला और बिगड़ा हुआ था, जैसे किसी ने इसकी जिल्द को आग से जलाया हो। इसके हाथ गैर इंसानी तौर पर लंबे थे और इसने अपने वो नीले मुर्दा हाथ आसिफ भाई की सीट के ऊपर रखे हुए थे। इसके नाखून स्याह और लंबे थे जो सीट की पोशिश में धंसते जा रहे थे। इमरान, इसका साया नीचे देखो। आसिफ भाई की धीमी और कांपती हुई आवाज़ मुझे होश में लाई। मैंने हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क पर देखा। गाड़ी का साया बन रहा था, पहाड़ों का अक्स बन रहा था, मगर एम्बुलेंस के अंदर बैठी इस मखलूक का
कोई साया ज़मीन पर नज़र नहीं आ रहा था। वो एक गैबी साया था जो हमारी गाड़ी पर मुसल्लत हो चुका था। आसिफ भाई ने डर के मारे एक ऐसी चीख मारी कि मुझे लगा इनका दम निकल जाएगा। इमरान भाई, गाड़ी रोको, खुदा के लिए गाड़ी रोको, अभी रोको। मैंने इमरजेंसी ब्रेक लगाई, गाड़ी हिचकोले खाती हुई रुकी। हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा, बस दरवाजे खोले और बाहर की बर्फीली हवाओं में निकल आए। आसिफ भाई घुटनों के बल ज़मीन पर गिर पड़े और आयतल कुर्सी पढ़ने लगे। मैंने लड़सते हाथों से पीछे का दरवाज़ा खोला। वो मरीज़ स्ट्रेचर पर बिल्कुल अकड़ कर बैठा था, जैसे किसी ने लोहे की रॉड इसके जिस्म में डाल दी हो। इसने अपनी गर्दन आहिस्ता से मोड़ी की आवाज़ आई, जैसे पुरानी हड्डियां टूट रही हों। इसने अपनी स्याह आंखें मुझ पर गाड़ दी। इसके मुंह से एक गहरा खाली अंधेरा निकल रहा था। इस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी रूह मेरे जिस्म से खींची जा रही है। मैंने पूरी कुव्वत से पढ़ना शुरू किया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। जैसे ही हमारी आवाज़ बुलंद हुई, वो मखलूक तड़पने लगी। इसके जिस्म में से एक ऐसी बदबू उठी जैसे सदियों पुरानी कब्र खुल गई हो। अचानक एक तेज़ झटका लगा, एम्बुलेंस हिली और वो मखलूक धुआं बनकर हवा में गायब हो गई। हम किसी तरह सुबह के वक्त नारान पहुँचे। जब हॉस्पिटल के स्टाफ ने पीछे का दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ स्ट्रेचर पर वो पुराना मिट्टी में लुतरा हुआ फटी हुई कमीज़ का टुकड़ा पड़ा था जो हमने इस मोड़ से उठाया था। हॉस्पिटल के एक पुराने मुकामी चौकीदार ने हमें बताया कि लुलूसर लेक के पास वो मोड़ दरअसल एक सदियों पुराना रास्ता है जहाँ रास्ता भटकने वाले मुसाफिरों की रूहें भटकती हैं। वो लोग शहर तक पहुँचने के लिए किसी जिंदा जिस्म की तलाश में रहते हैं। आसिफ भाई इस रात के बाद कभी एम्बुलेंस में नहीं बैठे। उन्होंने इसी हफ्ते इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने मुझे आखिरी बार मिलते वक्त कहा था, इमरान, वो मखलूक मेरे कान में फुसफुसा रही थी कि तुम्हारा जिस्म बहुत गर्म है, मुझे ये चाहिए। दोस्तों, मैं आज भी ड्राइवर हूँ, मगर अब जब भी रात को कोई कॉल आती है, मैं पहले वज़ू करता हूँ और पूरा रास्ता दरूद शरीफ पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया है कि इन पहाड़ों में सिर्फ बर्फ़ नहीं बल्कि वो राज भी दफन हैं जिन्हें इंसानी अकल कभी समझ नहीं सकती। और हर बार जब भी मैं पीछे का दरवाज़ा बंद करता हूँ, मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक जाता है, ये सोच कर कि कहीं वो दोबारा स्ट्रेचर पर तो नहीं बैठा।